नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मौर्य काल की हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं पहले। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे जानकारी के स्रोत, उसमें अशोक के शिलालेख और अभिलेखों की चर्चा हम कर रहे थे। तो आपने पढ़ा था कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना था। बिंदुसार के बाद में राज सिंहासन जो है वो अशोक ने किया है, राजग्रहण किया है। तो एक तरह से बिंदुसार का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद में 269 ईसा पूर्व में अशोक ने राज तिलक कराया। बीच का जो 4 वर्ष का समय है ये उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ होता है। तो ऐसा कहा जाता है शीली ग्रंथों के अनुसार कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और राज तिलक करवाया था, राजगद्दी प्राप्त की थी। तो उसमें देखिए जानकारी के स्रोत की हम बात कर रहे थे, जानकारी के स्रोत पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य काल। जानकारी के स्रोत में हम बात शिलालेख की कर रहे थे। शिलालेख आपने जो पढ़े हैं इसको 2 पार्ट में पढ़ा था कि एक तो वर्ध शिलालेख और एक लघु शिलालेख। तो सबसे पहले हमने बात की वर्ध शिलालेख की। आपने 8 स्थान पढ़े थे कि वर्ध शिलालेख जो है वो 8 स्थानों पे मिले हैं और उस शिलालेख पे जो लेख लिखवाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 14 है। तो हमने ये पढ़ लिया था कि इसके जो वर्ध शिलालेख हैं उसमें 2 ऐसे हैं जो खरोष्टी लिपि में मिले हैं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, जिनका संबंध पाकिस्तान से है। गिरनार का संबंध गुजरात से है और सोपारा महाराष्ट्र से है और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश से और कालसी उत्तराखंड से। और इसके अलावा जोगढ़ और धौली, इसका संबंध ओडिशा से है। तो इसकी चर्चाएं हमने पिछली क्लास में कर ली थी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए। आज हम बात ये करेंगे कि ये जो 8 स्थानों से शिलालेख मिले हैं उन पे जो 14 लेख लिखे गए हैं, प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 14 अलग अलग जो लेख लिखे गए हैं उनकी हम जो क्वेश्चन बनते हैं चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख तो पहला जो शिलालेख है इसको मतलब पहली जो लाइन लिखी गई उसको प्रथम शिलालेख बोला गया है। ये लाइनें इसी तरीके से हैं, लेख नंबर 1, लेख नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरीके से 14 अलग अलग लाइनें लिखी गई हैं। इनको हम प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम शिलालेख में सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा, जीव हत्या जो हो रही थी उसका विरोध किया गया है। जीव हत्या का विरोध, जीव हत्या का विरोध, जीव हत्या का विरोध। तीसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि अशोक ने कहा है सभी मनुष्य मेरी संतान है। अर्थात जिस तरीके से एक माता पिता अपनी संतान के भले की सोचता है उस तरीके से मैं पूरी जो प्रजा है वो मेरी संतान के समान है, उसी प्रकार से सेवा करूंगा जिस तरीके से अपने संतान की सेवा माता पिता करते हैं। आपने पढ़ा है कि 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया और कलिंग का युद्ध में अशोक की विजय हुई। लेकिन उस युद्ध से अशोक इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। अपना जो शेष बचा हुआ जीवन था वो दान पुण्य और धार्मिक कार्यक्रमों में और जन कल्याण में लगा दिया था। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, जीव हत्या का विरोध किया गया है, मनुष्य मेरी संतान है। उसने कहा है कि मेरी रसोई में जो हिरण और मोर का शिकार अभी भी हो रहा है तो वो भी जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। लगभग जो जानवरों की जो मृत्यु की जा रही थी, बलि दी जा रही थी, वो बंद करवा दी गई है। उसके बाद में बात करते हैं
द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख जो है इसमें चिकित्सा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? चिकित्सा की बात की गई है। चिकित्सा भी किन किन की? मानव चिकित्सा की बात की गई है और पशु चिकित्सा की बात की गई है। इसके बाद में आता है तृतीय शिलालेख। तृतीय शिलालेख। तृतीय शिलालेख जो है इसमें 3 अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, अशोक 3 अधिकारियों की नियुक्ति, 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है। और ये नियुक्ति कब कर रहा है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो आपको बताना है अशोक अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 12वें वर्ष में 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। ये पदाधिकारी कौन कौन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये पदाधिकारी जो हैं इसमें रजुक, युक्त और प्रादेशिक, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो सबसे पहली बात तृतीय शिलालेख है, तीसरा है और तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है और शासनकाल के 12वें वर्ष में। वे पदाधिकारी कौन है? रज्जुक है, युक्त है और प्रादेशिक है। इसके बाद में देखिए चौथा शिलालेख, बात करते हैं चौथे शिलालेख की। चतुर्थ शिलालेख। चतुर्थ शिलालेख। चौथा जो शिलालेख है इसमें युद्ध घोष के स्थान पे धम्म घोष की घोषणा की गई है। युद्ध घोष के स्थान पर, युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। अब आपने कुछ देखा कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में कभी युद्ध न करने की घोषणा की है। कलिंग युद्ध का वर्णन हम 13वें शिलालेख में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो द्वितीय शिलालेख पढ़ा आपने कि चिकित्सा का उल्लेख किया गया है, इसमें एक बात और भी ध्यान रख लेना, भारतीय पड़ोसी राज्यों का उल्लेख भी है। भारतीय पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, भारतीय पड़ोसी राज्यों का उल्लेख भी द्वितीय शिलालेख में है। और चतुर्थ में युद्ध घोष के स्थान पे धम्म घोष। अब आपके माइंड में आया कि धम्म क्या है, तो जितने भी नीतिगत शिष्टाचार की जो बातें उसने बौद्ध धर्म से और अपने समय के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं अशोक के द्वारा, वो क्या कहलाया है? अशोक का धम्म कहलाया है। उसके बाद में 5वां शिलालेख। 5वां शिलालेख। 5वां शिलालेख जो है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। आपको केवल वही विशेषता याद करनी है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद में 6ठा शिलालेख। 6ठा शिलालेख की बात करते हैं। तो 6ठा शिलालेख जो है इसमें यह कहा गया है कि अशोक जो है वो एनी टाइम जनता के लिए उपस्थित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी बात राजा से कभी भी मिल करके रख सकता है। तो इसमें देख लीजिए जो बात इंपॉर्टेंट है, जनता के लिए हमेशा राजा उपस्थित रहेगा, उपस्थित रहेगा। कोई कभी भी किसी भी टाइम कोई कभी भी राजा से मिल सकता है। यह अशोक ने छूट दी है कि कोई भी अपनी समस्या राजा से किसी भी टाइम मिल करके और रख सकता है। तो 6ठा शिलालेख की बात ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है 7वां शिलालेख। अब 7वां स से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखना है सहिष्णुता की बात की गई है। 7वें में सहिष्णुता की बात की गई है। सहिष्णुता की बात का मतलब है कि अशोक ने किसी को फोर्स नहीं किया कि वो बौद्ध धर्म को ही माने, उसने सभी धर्मों के सम्मान की बात की है। तो ये 7वें शिलालेख में है।
उसके बाद में आता है 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख में आपको ध्यान रखना है, अशोक ने धम्म यात्राएं की हैं, धम्म यात्राएं। और ये धम्म यात्राएं इसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में की और 10वें वर्ष के अलावा 12वें वर्ष में की है और 12वें के अलावा 20वें वर्ष में की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें शिलालेख में क्या की हैं? धम्म यात्राएं की हैं। और ये धम्म यात्राएं इसने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में की? 10वें वर्ष में की। 10वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की? तो आपको ध्यान रखना है, बोध गया की यात्रा की है। कहाँ की यात्रा की है? बोध गया की यात्रा की है। 12वें वर्ष में इसने निगाली सागर की यात्रा की है। निगाली सागर जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, निगाली सागर की यात्रा की है। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में इसने रूमेनदेई या लुम्बिनी, जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, लुम्बिनी की यात्रा की है। ये बात भी काफी बार एग्जाम में आती है। 20वें वर्ष में इसने रूमेनदेई या लुम्बिनी की यात्रा की। वहां पे क्या घोषणाएं की इसने? तो वहां पे 2 घोषणाएं की हैं इसने। एक तो बलि कर लिया जाता था, बलि कर समाप्त कर दिया अशोक ने। क्या कर दिया? बलि कर समाप्त कर दिया। दूसरा, सामान्य कर की जो दर थी वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। 20वें वर्ष में रूमेनदेई लुम्बिनी की यात्रा की है और बलि कर समाप्त कर दिया इस यात्रा के दौरान इसने, लुम्बिनी का या रूमेनदेई का। और कर की जो दर है वो कितनी कर दी है? आपने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार कर कितना लिया जाता है? 1/6 लिया जाता है। तो कर की जो दर है मौर्य काल में वो 1/6 से घटाकर 1/8 की अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में किस स्थान की? रूमेनदेई या लुम्बिनी की। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? 8वां शिलालेख पढ़ रहे थे। धम्म यात्रा की इसने 10वें वर्ष में, 12वें वर्ष में और 20वें वर्ष में। ये तीनों जानकारी कहाँ मिल रही है? 8वें शिलालेख में। 10वें वर्ष में यात्रा कहाँ की? बोध गया की। 12वें वर्ष में निगाली सागर की और 20वें वर्ष में रूमेनदेई की यात्राएं की हैं। इसके अलावा अगला देखिए 9वां शिलालेख। 9वां शिलालेख। 9वां शिलालेख। 9वां शिलालेख जो है इसमें कहा गया है मांगलिक कार्यों पर अतिरिक्त खर्चा न किया जाए, अतिरिक्त या फिजूल खर्च न किया जाए। और ब्राह्मणों के सम्मान की बात की गई है। जो विद्वान व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सम्मान प्राप्त हो, ब्राह्मणों के सम्मान देने की बात की गई है 9वें शिलालेख में। उसके बाद में आता है 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख दम पालन की बात की गई है। दम पालन। 10वां शिलालेख में दम पालन की बात की गई है। उसके बाद में 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख जो है इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। धम्म नीति की व्याख्या पूछिए तो कौन से में है? 11वें में। धम्म पालन की बात की गई है 10वें में। उसके बाद में आता है 12वां शिलालेख सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। 12वें में सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। और फिर इंपॉर्टेंट है एक 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख की हम बात करें, 13वें शिलालेख तो 13वें शिलालेख में आपको ध्यान रखना है, एक तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग जो है वो मगध के पूर्व दिशा में था। कलिंग को मिलाने के बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 हो जाती है।
कलिंग की राजधानी तोसली है। ये बातें अलग से हम वैसे हम पढ़ेंगे, आपको ध्यान भी रखना है। और इसमें विदेशी पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, विदेशी पड़ोसी राज्यों का वर्णन, विदेशी पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। कौन से में? 13वें शिलालेख में। और 14वां शिलालेख जो है, 14वां शिलालेख, इसमें 14वें शिलालेख में सभी उपरोक्त बातों की पालना की बात की गई है। और कोई भी जो व्यक्ति है, सभी शेष सभी बातों का उल्लेख किया गया है, शेष सभी बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये हमने 14 शिलालेखों के जानकारी के बारे में पढ़ा है। अन्य फैक्ट हम अशोक के बारे में बात करें तो अभिलेख जो है, अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? देवानाम प्रिय। अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया अभिलेखों में। पुराणों में अशोक को पूछा जाए क्या कहा गया, तो पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। कुछ लघु शिलालेख हैं, लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, मास्की, गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उदेगोलन और भाबरू, ये लघु शिलालेख हैं अशोक के। तो गुर्जरा मध्य प्रदेश से, मास्की, नेतुर और उदेगोलन, इनका संबंध जो है वो कर्नाटक से है। तो ये जो 4 लघु शिलालेख हैं, गुर्जरा, मास्की और उदेगोलन, इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा भाबरू शिलालेख जो है ये राजस्थान के बैराट से निकाला गया है। और ये अशोक के बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ में आस्था की बात करता है कि अशोक जो है बुद्ध, धम्म, संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था रखता है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये भाबरू लघु शिलालेख से प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के हैं। उसमें एक तो है वर्ध स्तंभ लेख, वृद्ध स्तंभ लेख, और एक है लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। बात वर्ध स्तंभ लेख की करें तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसके अलावा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, रामपुरवा, कौशाम्बी या प्रयाग, कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख। इसको रानी अभिलेख भी कहा गया है, रानी अभिलेख भी इसको कहा गया है। तो ये 6 स्थानों से मिले हैं। वर्ध स्तंभ लेख जो हैं ये कितने स्थानों से मिले हैं? 6 स्थानों से मिले हैं। और इनकी संख्या पूछे वर्ध स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बतानी है? 7 बतानी है। तो इन पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले हम दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करेंगे। उसके बाद में लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों जो हैं ये चंपारण बिहार से संबंध रखते हैं, चंपारण बिहार से संबंध रखते हैं। और कौशाम्बी या प्रयाग, इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं।
इलाहाबाद स्तंभ लेख भी इसको कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली टोपरा स्तंभ की लेख की बात करें तो ये हरियाणा से लाया गया, हरियाणा से दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनेगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली लाया गया। इस पर 7 लेख उल्लेखित हैं, 7 लेख उल्लेखित हैं, इसलिए इसे सबसे लंबा स्तंभ लेख भी कहा गया है, सबसे लंबा स्तंभ लेख भी इसे कहा गया है। इसके अलावा इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे अगला कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे सबसे पहले पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी, इसे सबसे पहले पढ़ने की सफलता प्राप्त की। अब आपसे पूछा जाए कि अशोक का सबसे पहले लेख पढ़ने में सफलता प्राप्त कब हुई? 1837 में। किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। और किस लेख को पढ़ा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की। अब बात करें दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तो ये मेरठ से दिल्ली लाया गया। कहाँ से? मेरठ से। किसके द्वारा लाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। और इसकी खोज की हम बात करें तो खोज इसकी सबसे पहले हुई है 1750 में। खोज कब हुई? 1750 में। खोज किसने की? टी फैंथलर ने। खोज टी फैंथलर ने सबसे पहले की है। टी फैंथलर जो है वो इसकी खोज करता है सबसे पहले। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख हरियाणा से दिल्ली लाया गया, अंबाला के पास से, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। 7 लेखों का उल्लेख है इस पे और सबसे लंबा स्तंभ लेख है। उसके बाद में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें या पढ़ने की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। किसको? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। फिर दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे लाया गया मेरठ से दिल्ली। खोज इसकी हुई 1750 में। किसके द्वारा? टी पैंथलर के द्वारा। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये चंपारण बिहार से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चंपारण बिहार से। कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख जो है इसको रानी अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि अशोक की जो रानी है कारुवाकी का नाम का उल्लेख मिला है और कारुवाकी ने जो दान किया है उसके दान का भी उल्लेख है। कारुवाकी के दान का उल्लेख इस पर है, कारुवाकी के दान का उल्लेख है। अगली बात इसमें ध्यान रखनी है, कारुवाकी का एक पुत्र था तीवर, उसका उल्लेख भी है, तीवर का भी उल्लेख है। इसे इलाहाबाद लाया गया है अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा। इलाहाबाद लाया गया अकबर के शासन काल में जहांगीर के द्वारा। तो ये हमने क्या पढ़े? स्तंभ लेख के बारे में। जो वर्ध स्तंभ लेख थे उनकी बातें पढ़ी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट हमने किए हैं। अब बात करते हैं लघु स्तंभ लेख की। लघु स्तंभ लेख में आते हैं सांची, सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा सारनाथ, सांची, सारनाथ, निगाली सागर, निगाली सागर और रूमिनदेई, रूमिनदेई। इसमें निगाली सागर और रूमिनदेई की हम बात करें तो ये दोनों नेपाल के तराई क्षेत्र में मिले हैं, नेपाल के तराई क्षेत्र में। सांची मध्य प्रदेश से। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है इसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित किया गया है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी इसे ही घोषित किया गया है, जो जिस पर 4 शेर जो हैं आपस में पीठ फैलाकर खड़े हुए हैं। सामने से देखने पर 3 दिखाई देते हैं। नीचे का जो फलक है, जो शेर खड़े हैं उसके नीचे का ये फलक है, इसके बीच में एक चक्कर दिखाई दे रहा है। ये जो चक्कर है इसे राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है।
इसमें 24 तीलियां हैं, 2 तीलियों के मध्य 15 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे 2 पशु दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 2 पशु नीचे के फलक में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो 4 पशु नीचे दौड़ रहे हैं, इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। इनकी ट्रिक है BHEL, बेल, एक कंपनी का नाम भी है बेल। बी का मतलब बुल, बुल का मतलब बैल। एच से हॉर्स, हॉर्स का मतलब घोड़ा। ई का मतलब एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी। लोइन का मतलब शेर। तो इस अशोक स्तंभ के नीचे के फलक में बैल, घोड़ा, हाथी, शेर दौड़ रहे हैं। इसके ऊपर भी एक बड़ा चक्कर है यहाँ पे, उस चक्कर में क्या है, उसमें 36 तीलियां हैं। इसके ऊपर भी एक बड़ा चक्कर है, जिस को वर्तमान में राजस्थान का जो विधानसभा भवन की नई इमारत है उस पर स्थापित कर रखा है। तो ये हमने सारनाथ की बात की, सांची मध्य प्रदेश से मिला है। यहाँ से एक प्रसिद्ध स्तूप भी मिला है जिसकी अलग से हम चर्चा करेंगे। रूमिनदेई जो ऐसा लघु स्तंभ लेख है जो अशोक के शासन काल की आर्थिक जानकारी देता है। हमें क्या देता है? आर्थिक जानकारी देता है। आर्थिक जानकारी में ये बातें हमने कर ली थी कि अशोक ने अपने शासन काल के 20वें वर्ष में रूमिनदेई या लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ पे एक जो कर था बलि कर, वो समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? बलि कर समाप्त कर दिया। सामान्य कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। तो ये वो फैक्ट हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में 2 दिन मौर्य काल की क्लास हुई नहीं, अब रेगुलर आपको जल्दी पूरा मौर्य काल जिस तरीके से करा दिया जाएगा जो फैक्ट पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।